देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की बड़ी बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस, अधिकारियों को दे तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश। मालेगांव केस के सभी आरोपी बरी, सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला, बोले हिंदू आतंकवाद नैरेटिव हुआ बेनकाब, कांग्रेस देश से मांगे माफी। चमोली के सारकोट गांव में नया ऐतिहासिक 21 वर्षीय प्रियंका नेगी बनी ग्राम प्रधान, सीएम धामी ने गोद लिए गांव को मिली युवा नेतृत्व की ताकत। हरेला पर्व पर उत्तराखंड में फिर दोहराया प्रकृति संरक्षण का संदेश, एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संदेश। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओवर टेस्ट में शुभमन गिल ने तोड़ा गावस्कर का रिकॉर्ड, गिल बने एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान, बारिश के कारण ओवल टेस्ट हुआ स्थगित। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य एवं रसद विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाए ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने विभाग के तहत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र व लाभार्थियों को पहचान तथा डिजिटली करने के कार्यों को में भी तेजी लाने की जानकारी ली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं खाद्य रसद विभाग पर सीएम धामी का फोकस, जहां इसके चलते एक बैठक भी ली सीएम धामी ने। साथ ही बैठक में समीक्षा बैठक में अन्य अधिकारियों संग सीएम धामी ने गेम चेंजर योजनाओं को लेकर चर्चाएं की। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में सीएम धामी के तहत अधिक संबंधित अधिकारियों से चर्चाएं की गई। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, साथ ही गेम चेंजर योजनाओं पर चर्चाएं भी की। वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य एवं रसद विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाए ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने विभाग के तहत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों की पहचान तथा डिजिटली करने के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों को और जरूरतमंदों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। तो वही आपको बताते चले, इसके चलते सीएम धामी ने समीक्षा बैठक कर सभी चीजों को लेकर जानकारी ली। तो वहीं मालेगांव विस्फोट केस में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद नैरेटिव पर करारा प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे झूठे नैरेटिव से साधु संतों, सनातन संस्कृति और राष्ट्र भक्तों को बदनाम किया। आज इस निर्णय से उस पाप का पर्दाफाश किया है, जहां कांग्रेस को देश से माफी भी मांगनी चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी का कांग्रेस पर यह हमला, जहां झूठे नैरेटिव सेट करने का सीएम धामी ने उन पर निशाना भी इसे लेकर साधा है। साधु संतों को बदनाम करने की कांग्रेस के तहत कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें, मालेगांव केस में अब सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। साथ ही सीएम धामी का इसे लेकर कांग्रेस पर हमला भी किया। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने यह भी कहा कि हिंदू आतंकवाद नैरेटिव को बेनकाब कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस देश से अब माफी भी मांगे, जहां कांग्रेस लगातार लोगों आतंकवादी बनाने का एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, जिसे लेकर अब सीएम धामी का हमला, जो उन्होंने आपको बताते चले कांग्रेस को लेकर कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
ये हमला किया है सीएम धामी का कांग्रेस पर। यह हमला जहां हिंदू आतंकवाद नैरेटिव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रहार किया है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में नया इतिहास रचा गया। गैरसैंण विकास खंड के आदर्श ग्राम सारकोट की जनता ने 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुना है। प्रियंका ने अभी हाल ही में राजनीति शास्त्र में स्नातन की डिग्री प्राप्त की है और अब इतनी कम उम्र में गांव की प्रशासनिक बागडोर उनके हाथ में होगी। वहीं सारकोट गांव की एक खास पहचान है। ये वही गांव है जिसे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया है। वहीं प्रियंका को राजनीति का अनुभव विरासत में ही मिला है। उनके पिता राजेंद्र नेगी भी इससे पहले 2 बार इसी ग्राम सभा से प्रधान रह चुके हैं। गांव की बेटियों ने प्रियंका अब एक रोल मॉडल बन गई है, जो न केवल पढ़ाई में अव्वल है बल्कि अब जनसेवा और नेतृत्व में भी आगे बढ़ रही है। तो वहीं प्रियंका बनी अब ग्राम प्रधान, जिसे लेकर आपको बताते चले चमोली के सारकोट गांव में एक नया इतिहास रच दिया है, जहां 21 वर्षीय प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान बनी है। साथ ही सीएम धामी के गोद लिए गांव को मिल चुका है एक युवा का नेतृत्व ताकत, जहां बेटियों के लिए रोल मॉडल बनी है प्रियंका नेगी। तो 21 वर्षीय प्रियंका नेगी बनी है रोल मॉडल गांव की लड़कियों के लिए। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी ने कि गांव लिए को अब मिला है एक युवा का नेतृत्व की ताकत। वहीं आपको बता दें गैरसैंण विकासखंड के आदर्श ग्राम सारकोट की जनता 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुना गया है। प्रियंका ने अभी हाल ही में राजनीति शास्त्र में स्नातन की डिग्री प्राप्त की है और अब इतनी कम उम्र में गांव की प्रशासनिक बागडोर अब उनके हाथों में होगी। सारकोट गांव की एक खास पहचान है। ये वही गांव है जिसे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया हुआ है। वहीं प्रियंका को राजनीति का अनुभव विरासत में ही मिला। उनके पिता राजेंद्र नेगी भी इससे पहले 2 बार इसी ग्राम सभा में प्रधान रह चुके। गांव की बेटियों के लिए प्रियंका अब एक रोल मॉडल बन गई है, जो न केवल पढ़ाई में अव्वल है बल्कि अब जनसेवा का नेतृत्व भी आगे से कर रही हैं। तो वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की भगवा आतंकवाद थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट से बरी हुई सभी आरोपियों को बीजेपी ने देशभक्त बताया और कहा कि ये फैसला सिर्फ 60 निर्देशों के लिए नहीं वहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों के सम्मान में और पुनर्स्थापना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस फैसले को सत्यमेव जयते के सचिव अभिव्यक्ति बताते हुए कांग्रेस से पूरे देश से माफी मांगने की मांग की है। वहीं महेंद्र भट्ट ने तीखे शब्दों में कहा, भगवा कभी आतंक का रंग नहीं हो सकता। कांग्रेस ने सत्ता की भूख में सनातन धर्म और राष्ट्र सेवकों को बदनाम किया है। वहीं मालेगांव केस के बहाने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज 17 साल बाद अदालत ने साफ कर दिया कि ये थ्योरी पूरी तरह झूठी थी, एक राजनीतिक षड्यंत्र था। वहीं बीजेपी का आरोप है कि 2009 से के लोकसभा चुनाव के लिए यूपीए सरकार ने ये पूरा प्लॉट रचा था ताकि हिंदू समाज को दोषी ठहराया जा सके। वहीं अदालत के फैसले को बीजेपी ने सच की जीत करार दिया है और कहा अब कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो वहीं देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में ब्लड यूनिट की भारी कमी देखने को मिली। वहीं मामला गंभीर होने पर अस्पताल प्रशासन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। ब्लड बैंक में केवल 2 यूनिट ब्लड शेष रह जाने के बाद आज अस्पताल परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। वहीं इस कैंप में वरिष्ठ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मिलकर भाग लिया, साथ ही बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। तो वहीं आपको बताते चले दून हॉस्पिटल में ब्लड यूनिट की कमी के चलते खुद
अस्पताल ने मोर्चा संभाला, साथ ही ब्लड भी डोनेट किया और बढ़ चढ़कर इस कैंप में हिस्सा भी लिया। तो वहीं आपको बताते चले दून हॉस्पिटल में, आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज में ब्लड यूनिट की भारी कमी देखने को मिली है। कल तक हमारे पास थोड़ा सा खून की मात्रा जो हमारा स्टॉक था वो थोड़ा कम हो गया था। ये अमूमन देखा गया है कि जुलाई के महीने में ज़्यादातर कॉलेजेस बंद होते हैं, इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स इतना लग नहीं पाते हैं, तो वो भी एक कारण था कि कम हुआ। तो उसको देखते हुए कल हमारे सारी फैकल्टी ने डिसाइड किया कि आज के दिन इन हाउस हम एक ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करते हैं, जो कि सीनियर फैकल्टी मेंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो उसी पहल को देखते हुए आज हमने किया, इन हाउस ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया था। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मसूरी जाने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी। 1 अगस्त से नई व्यवस्था लागू, पर्यटकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वहीं मसूरी में भीड़ ट्रैफिक रोकने की तैयारियां अब तेज हो चुकी है, पर्यटन विभाग ने जारी की है गाइडलाइंस। तो वहीं आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। वहीं मसूरी घूमने आने वालों को अब पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही आपको बता दें पर्यटन विभाग ने भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए 1 अगस्त से ये नई व्यवस्था लागू कर दिया। अब कोई भी पर्यटक बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मसूरी नहीं आ सकेगा। तो यहाँ आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मसूरी में भीड़ ट्रैफिक को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हो गई। जहां देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, जहां मसूरी घूमने आने वालों को अब पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग ने भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए 1 अगस्त से ये नई व्यवस्था लागू कर दी है। वहीं अब कोई भी पर्यटक बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मसूरी नहीं आ सकेगा। तो वहीं अब आपका अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप मसूरी घूमने नहीं आ सकते। आप 1 अगस्त से नई व्यवस्था जो है ये लागू कर दी गई है। पर्यटकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है मसूरी में। आपको बताते चले भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए ये 1 अगस्त से यह लागू किया जाएगा। मसूरी जाने से पहले अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मसूरी अब आपको जाना होगा। तो वही उत्तराखंड सचिवालय में अब स्थानांतरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी होगी। शासन ने वर्ष 2007 की पुरानी नीति को समाप्त करते हुए नई वार्षिक स्थानांतरण नीति 2025 लागू कर दी है। अब अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव, समीक्षा अधिकारी से लेकर कंप्यूटर सहायक तक सभी का ट्रांसफर इसी नई व्यवस्था के तहत होगा। ट्रांसफर का अधिकतम आपको बता दें अवधि तय की गई है कि सिफारिश या अनुचित हस्तक्षेप का सख्त मनाही होगी। नई नीति में ई ऑफिस और प्रशासनिक सुधारों को भी ध्यान में रखा गया है। तो वहीं सचिवालय आपको बताते चले साथ ही नई नीति के तहत 2025 से लागू आपको बता दें कि स्थानांतरण के चलते लागू किया गया है। 2007 की नीति समाप्त। तो वह खबर बागेश्वर से, जहां गरुड़ ब्लॉक के गढ़खेत पंचायत सदस्य पद पर लछू पहाड़ी में जीत दर्ज कर एक मिसाल कायम कर दी। वहीं उन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि नेतृत्व के लिए कद नहीं, संकल्प और सेवा भाव जरूरी होता है। वहीं शारीरिक रूप से छोटे कद के लछू पहाड़ी के में आत्मविश्वास और मेहनत और जनता के अटूट समर्थन के बल पर न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने जनसेवा को प्राथमिकता दी और अपने सरल स्वभाव व ईमानदारी से जनता का भरोसा जीता। तो वहीं आपको बता दें जनसेवा बनी जीत की वजह, लछू पहाड़ी बना प्रेरणा का स्रोत। तो वहीं आपको बताते चले लछू पहाड़ी प्रेरणा का स्रोत बनते, जहां उन्होंने लोगों के दिल को छू लिया, जनसेवा भाव ने उनकी। साथ ही आपको बताते चले शारीरिक रूप से छोटे कद के हैं, लेकिन जिसके बाद भी उनकी जनसेवा ने लोगों के मन को जीत लिया। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने ये साबित कर दिखाया। एक जीत, उनकी ये जीत ये साबित करती है कि छोटा कद।
तो वही खबर टिहरी से, जहां गढ़वाल जिले के थौलधार विकास खंड की पट्टी गुसाई की ग्राम सभा नकोट में 21 वर्षीय कंचन ग्राम प्रधान चुनी गई। वहीं कंचन ने अपने साथी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 112 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। साथ ही कंचन टिहरी जिले में अब तक की सबसे कम उम्र में चुनी गई ग्राम प्रधान है। उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान को हराकर जीत हासिल की। कंचन 12वीं कक्षा पास है और अपनी इस जीत से युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है। तो वहीं आपको बताते चले, 21 साल की कंचन बनी है ग्राम प्रधान। युवा नेतृत्व को एक जीत मिली है, जहां कंचन ने भारी मतों से हासिल की है ये जीत। साथ ही आपको बताते चले, कंचन ने भारी मतों से ये जीत हासिल की। तो वहीं देहरादून में वाहन चोरी के एक नए मामले का खुलासा हुआ है। वहीं पटेल नगर पुलिस ने चोरी की स्कूटी समेत एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कबूला कि वो नशे का आदी है और उसी लत को पूरा करने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने बीएनएस के तहत केस दर्ज कर अब तफ्तीश शुरू कर दी और 30 जुलाई को सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार भी किया। वहीं पुलिस को चोरी की स्कूटी और आरोपी के कब्जे से बरामद की गई है। तो वहीं देहरादून के विकास नगर में हुई झपटमारी की वारदात का पुलिस ने महज 36 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया। वहीं नकदी और दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नशे के आदी हैं और विशेष तौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। तो वहीं देहरादून में आज माह जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को एक गरिमामयी समारोह में विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश की मौजूदगी में पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित इस समारोह के दौरान न केवल उन्हें सम्मानित किया गया, बल्कि उनके अनुभव को सुनते और उनसे प्रेरणा लेने का भी अवसर मिला। वहीं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर पुलिस परिवार ने भविष्य में भी साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां पट्टम बाजार में नामी सरफराज दुकान के सोने को 2 अंगूठियों की चोरी करते हुए एक युवती को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वहीं दुकानदार की सतर्कता से चोरी का खुलासा हुआ। जब शक होने पर तलाशी ली गई तो पता चला कि युवती ने अंगूठियों को कपड़ों में छिपा रखा था। वहीं मौके पर बुलाई गई महिला पुलिस ने अंगूठियां बरामद की, लेकिन इस दौरान युवती पुलिस से हुई उलझ कर पड़ी और हंगामा करने लगी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं हरेला पर्व के पावन अवसर पर एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड ने प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प दोहराया है। वहीं एसएसबी डोईवाला कैंप ने जवानों और सामाजिक संस्था SERD ने मिलकर 900 पौधे लगाए। एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत हुए इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संदेश दिया गया। तो वहीं देहरादून में गौवन संरक्षण और गोधनों के सुचारू संचालन को लेकर जिला अधिकारी सबीन बंसल ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में गोधनों की नियमित मॉनिटरिंग, पशुओं की आपको बता दें टैगिंग और नए गोधन के प्रस्तावों को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए। वहीं टैगिंग में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने नगर निगम को फटकार भी लगाई है। तो वहीं देहरादून में एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा अचानक घर में से लापता हो गया था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्चे को हाईवे पर पैदल घूमते हुए खोज निकाला। तो वहीं सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर और चिता पुलिस ने मुस्तैदी में मासूम को शकुशल परिजनों के हवाले कर दिया। तो मैं आपको बताते चले, पुलिस ने सकुशल बच्चे को परिजनों के हवाले किया, जहां पुलिस की त्वरित कार्यवाही की लगातार सराहना हो रही है। तो वहीं उत्तराखंड में के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश और बोल्डरों के गिरने के चलते सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य मुनिकटिया क्षेत्र में यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। स्थिति को देखते हुए
की टीमों ने अन्य बचाव एजेंसियों के साथ मिलकर मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया। वहीं उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों से गुजरते हुए निरंतर राहत कार्य जारी रखा। वहीं टीम के कथक प्रयासों से शाम तक कुल 1.619 श्रद्धालुओं को सकुशल निकाला गया। इनमें से 1238 पुरुष और 238 महिलाएं भी, और आपको बताते चले 9-3 बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें खबर मसूरी से, जहां लक्ष्मणपुरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश के बीच बंद पड़े गुरु राम राय स्कूल की छत को कुछ लोगों के तहत उखाड़ दिया गया। ये स्कूल गुरु राम राय ट्रस्ट की संपत्ति पर है और इससे ठीक नीचे 6 गरीब परिवार वर्षों से रह रहे हैं। वहीं छत हटाए जाने से बारिश का पानी सीधे इन परिवारों के कमरों में भर गया, जिससे उनका घरेलू सामान पूरी तरह खराब हो गया। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस जगह पर पिछले 80 वर्षों से रह रहे हैं और नियमित रूप से ट्रस्ट को किराया भी दे रहे हैं। पीड़ित लोगों ने गुरु राय आपको बता दें राम राय दरबार में महंत देवेंद्र दास से अपील भी की है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता उन्हें बेवजह परेशान ना किया जाए। लक्ष्मण दास जी, उन्होंने हमको कम से कम हम 2032 से यहाँ रह रहे हैं। मेरे बाप दादा यहाँ पे रह रहे हैं, जो 1932 से रह रहे हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर इन्होंने जो हमारे पास जो किराया हम किराया देते थे, 2018 से इन्होंने हम पे किराया लगा दिया। ये नया मेहनत रखे हैं ना, इन्होंने हमारा 18 का किराया लगा दिया और फिर हमने किराया भी देना शुरू कर दिया। हम किराया नहीं देते थे पहले, 18 से ही हमने किराया देना शुरू करा है। उससे पहले हम किराया नहीं देते थे। फिर उन्होंने हमको डराया धमकाया, पुलिस क्या करा, कोर्ट कचहरी करेंगे, इस तरह करके हमको धमकाया। हमने कहा चलो भाई इनको किराया दे देते हैं, क्यों कहाँ जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे किराया देना शुरू करा। फिर उन्होंने बाद में अपन नोटिस भेज दिया उन्होंने हमारे पास, तो नोटिस भेज में हमारे पास इन्होंने केस कर दिया। महंत जी की प्रॉपर्टी है सारी। तो पहले महंत होते थे, महंत इंद्र चरण दास जी, उनकी बड़ी कृपा रही हम पे। उन्होंने कभी कहा था कि आप जब तक रहें इसमें किराया रह रहे हैं, अपना बनाएं इस मकान को, जैसा रहना चाहिए आप रह रहे हैं तो आप बनाएं। हमने इस मकान को, खंडर था हमारे पास, ये सारे में हमने बनाया अपने पैसों से, सब कुछ बनाया। तो 70-80 सालों से लोग रह रहे हैं इसमें। या अचानक इन्होंने सब तोड़ दिया महंत जी ने कि नहीं। आज इसमें हमारा कोर्ट केस, इन्होंने कोर्ट में केस डाला है कि हमें खाली करने के लिए, तो इसमें कोर्ट केस डाला है। कोर्ट केस चल रहा है, उसके बावजूद ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तोड़ा, तो नीचे लोग रह रहे हैं, सारा पानी जाएगा, किस तरह से रहेंगे, हमारी समझ से बाहर है ये। हम लोग 80 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, इतने 15-20 परिवार हैं। लेकिन हमारा जो केस है, उन्होंने ये वाले महंत जी हैं, उन्होंने किराया बढ़ाया था और उसके बाद हम पे केस किया हुआ है। जब हमारा कोर्ट में चल रहा है तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। और मेरे हिसाब से महंत का काम है लोगों को घर देना, ना कि उनके घर तोड़ना, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस समय पे बारिश के टाइम है, उनके वहाँ नीचे लोग रहते हैं, सारे घरों में पानी जाएगा, जिससे कि उन्हें बहुत परेशानी होगी। तो वह उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। राज्य के सभी जिलों में मतगणना केंद्रों पर अधिकारियों की निगरानी में मतपत्रों की गिनती की गई। वहीं अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून और चमोली सहित अन्य जिलों में मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से चला। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। वहीं अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव की मतगणना भी हुई। यहां जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पदों के परिणाम क्रमशः सामने आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मतगणना केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया। मतगणना केंद्रों के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने लगातार निगरानी बनाए रखा। वहीं जनपद नैनीताल में भी पंचायत चुनाव की मतगणना तय समय पर शुरू हुई। यहां विभिन्न ब्लॉकों से मतों की गिनती की जानकारी लगातार की गई। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। निर्वाचन विभाग के अधिकारी लगातार पर्यवेक्षण में जुटे रहे। जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि, जखौली और ऊखी मठ ब्लॉकों में भी मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से चली। जिला प्रशासन और पुलिस बल के अधिकारी मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहे। स्थानीय लोगों की निगाहें जिला पंचायत सदस्य और प्रधान पदों के परिणामों पर टिकी हुई। वहीं पौड़ी, देहरादून और चमोली जिलों में भी मतगणना का कार्य सुचारू रूप से रहा।
चमोली के सभी 9 विकास खंड मुख्यालयों में मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। प्रशासन मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इन नतीजों ने गांव-गांव की नई सरकार तय होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा रही है। अगले कुछ घंटों में सभी जिलों से अंतिम परिणाम सामने आ जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि मतगणना पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। फिलहाल बुलेटिन